आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर नतीजे आने से पहले ही अखिलेश यादव ने अपने विवादित बयान से सियासी घमासान खड़ा कर दिया है। अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर में वोटिंग में धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग मर गया है। इस बयान पर कांग्रेस ने समर्थन किया तो बीजेपी ने तीखे पलटवार किए। भाजपा ने कहा कि अखिलेश यादव पहले ही हार मान चुके हैं और जीतने पर खुशी और हारने पर आरोप क्यों लगाते हैं। इस पूरे माहौल के बीच सवाल ये, नतीजों का भय सताया, ईसी पर बयान आया और क्या हार का डर इसीलिए दिखी सफेद चादर। इसी के इर्द गिर्द आज की बहस करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। नतीजों का भय सताया, ईसी पर बयान आया। ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है। सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। हार का डर इसलिए दिखी सफेद चादर। 6 महीने पहले इलेक्शन कमीशन हिमालय पर था, अद्भुत था जब जीत गए थे 42 सीट। आज वो मर गया, 6 महीने में ही मर गया। अखिलेश का आरोप, चुनाव आयोग मर चुका है। जब सदन आरंभ हुआ तो समाजवादी पार्टी ने आज पहली बार मर्यादा तोड़ते हुए चुनाव आयोग के लिए, चुनाव आयोग के मृत शरीर के लिए कफन प्रस्तुत किया स्पीकर महोदय के सामने। अखिलेश यादव जीत जाए तो चुनाव आयोग ठीक है। 5 साल मुख्यमंत्री रहे ना, यही चुनाव आयोग था ना। अभी जो लोकसभा का चुनाव जीते हैं यही चुनाव आयोग था ना। बीजेपी बोली, अखिलेश का बयान संस्थाओं का अपमान। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी 2012 में अगर चुनाव आयोग को चादर दे देते, जब ये इनके मुख्यमंत्री रहते हुए इनकी पत्नी निर्विरोध कन्नौज से सांसद चुनी गई थी, तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन तब तो इन्होंने गुलाब का फूल दिया। मिल्कीपुर की लड़ाई अब कफन मुर्दा पर आई। और अब वक्त है महाबहस के सवालों का, जिन पर फोकस रहेगी आज की पूरी डिबेट। तो सवाल ये, नतीजों का भय सताया, ईसी पर बयान आया। भाजपा यही आरोप लगा रही है और कह रही है कि अब नतीजों का लगता है आभास हो गया है, अपने पक्ष में नहीं आ रहे हैं और इसीलिए ईसी को लेकर इस तरह की बात कही गई है। हार का डर इसीलिए सफेद चादर। बीजेपी के तमाम नेता चिल्ला चिल्लाकर इस बात को कह रहे हैं। मिल्कीपुर की लड़ाई अब कफन मुर्दा पर आई। जो बयान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिया और कहा कि इलेक्शन कमीशन मर चुका है, सफेद चादर भिजवानी चाहिए और उसके साथ वो सफेद चादर लिए तस्वीर भी आप लोगों ने देखी होगी। चर्चा के लिए आनंद दुबे जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, अशोक यादव जी हैं, सपा प्रवक्ता, प्रियंका गुप्ता जी जुड़ गई हैं, कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन, मनोज कुमार सिंह जी हमारे साथ अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, जो कि डायरेक्टर हैं मैट्रीज के, जो कि तमाम ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल करती है। उनसे भी हम विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन बहस की शुरुआत करते हैं सबसे पहले अशोक यादव जी आपसे। जो सफेद चादर और चुनाव आयोग के मर जाने की बात आज कही गई समाजवादी पार्टी की तरफ से, अब बीजेपी से लेकर हमलावर है और वो ये कह रही है कि लगता है आप लोगों को हार का डर सता रहा है या आप लोगों ने हार मान ली है, इसीलिए इस तरह की चीजें की जा रही हैं। सबसे पहले मैं चुनाव आयोग के मृत आत्मा के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया था आज, और मैंने शोक भी मनाया, इसीलिए मैंने श्वेत वस्त्र भी धारण किया हुआ आज। और दूसरी बात, जिस चुनाव आयोग की साख 1990 से 96 के बीच भारत के 10वें चुनाव आयोग टी.एन. शेषन साहब ने खड़ी की थी, वो चुनाव आयोग 26 मई 2014 को शाम 6 बजे से उस चुनाव आयोग के ऊपर राहु और केतु का ग्रहण लग गया। वो राहु केतु का नाम मैं नहीं बताऊंगा, मत पूछिएगा मुझसे। और वो राहु केतु के ग्रहण लगने के बाद वो चुनाव आयोग समेत तमाम संवैधानिक संस्थाएं बीमार हो गई। लेकिन चुनाव आयोग बीमार होने के बाद कोमा जो है आईसीयू में गया, आईसीयू के बाद वेंटिलेटर पर गया। और कल मिल्कीपुर में भगवान राम की नगरी अयोध्या में वो चुनाव आयोग दम तोड़ देता है। और हम लोगों को संतुष्टि इस बात की है कि चूंकि भगवान के राम की नगरी में चुनाव आयोग ने दम तोड़ा है, तो हो सकता है उसकी आत्मा को भी मोक्ष मिल जाए। लेकिन जो चुनाव आयोग कल उसकी मतलब देहांत हुआ, वो चुनाव आयोग का देहांत कहीं ना कहीं हमारे देश की जो सबसे विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है और सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका है। अशोक जी ठीक है, मैंने आपकी पूरी बात बिना इंटरप्ट के सुनी, कोई पैनलिस्ट आपके बीच में नहीं बोला। पहली चीज, चुनाव आयोग को आप लोग कफन भेंट कर रहे हैं सफेद रंग का, जिस पर लिखा भी है चुनाव आयोग, और आप भी कह रहे हैं कि सफेद कपड़े आपने शोक में पहने हैं। यही चुनाव आयोग जो था, जब लोकसभा का चुनाव उसने करवाया था यूपी के अंदर, आपको बंपर सीटें आई थी, आपने भाजपा को हराया था, तब इस चुनाव आयोग को क्या आपने पुष्पांजलि दी थी?
तब ये सही था। देखिए जो आज आप उसके लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि उसका देहांत हो गया है, उसको कफन चाहिए, हम सफेद चादर भेज देते हैं, उसने दम तोड़ दिया है, उसकी मृत्यु हो गई है। आस्था जी, जो आपने जिक्र किया लोकसभा चुनाव का, जो 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीती है, अगर चुनाव आयोग के पास रीढ़ की हड्डी बची रहती, वो 37 सीटें हम लोग 50 सीटों में कन्वर्ट हो रही थी हमारी। लेकिन चुनाव आयोग वेंटिलेटर पे था, चुनाव आयोग आईसीयू में था, जिसके वजह से समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीती। अगर चुनाव आयोग पावरफुल रहता टीएन शेषन साहब के टेन्योर के दौरान, तो हम 50 सीटों से ऊपर जाते। और भारतीय जनता पार्टी जो 240 पे पहुंची है, वो 140 पे पहुंचती। आज आपने देखा किस तरह समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को कफन भेंट करने की बात कही है, और वहां उसके प्रवक्ता तो ये भी कह रहे हैं मैं सफेद वस्त्र पहनकर भी इसीलिए आया हूं क्योंकि मृत्यु हो गई है, तो शोक सभा है चुनाव आयोग की। अच्छी बात है। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से सफेद कपड़ा ये लोग पहन रहे हैं, चुनाव आयोग की तो चुनाव आयोग जाने, लेकिन जनता ने समाजवादी पार्टी की तेरवी कर दी है, और जनता ने समाजवादी पार्टी को इस लायक भी नहीं समझा है कि अब वो उत्तर प्रदेश में राजनीति करे। तो कुछ समय बाद हो सकता है कि समाजवादी पार्टी राजनीति शास्त्र के कुछ किताबों में कोई अध्याय के रूप में सिमट के रह जाए। अच्छी बात है, अर्पण करें, तर्पण करें, अपनी पार्टी का जो मरे मोक्ष कर दे, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आता हूं, ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को कफन देना चाहिए, सफेद वस्त्र देना चाहिए। इनसे पूछिए कि जब डिंपल यादव जी निर्विरोध सांसद चुन ली गई थी, तब चुनाव आयोग बड़ा अच्छा था, उसको क्या गिफ्ट दिया था इन्होंने? अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री रहते आजमगढ़ और रामपुर में 14 में इन लोगों ने क्या किया, ये समझ लीजिए। और आ जाइए 2016 में पंचायत चुनावों में 33 जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध चुन लिए गए, पर्चा ही नहीं भर पाया कोई, तब चुनाव आयोग बड़ा अच्छा था। जब इनकी सरकारों में गांव गांव में पुलिस लगा के वोटिंग नहीं करने दी जाती थी, गुंडागर्दी होती थी, तब चुनाव आयोग बड़ा अच्छा था। अब जनता इनको लगातार नकार रही। 2024 के लोकसभा चुनाव में झूठ बोल के, भ्रम फैला के, उल्टी सीधी बातें करके इन्हें कुछ सफलता हासिल हो गई। तब उस समय चुनाव आयोग इनको ठीक लग रहा था। अरे भैया, आप जब लेकिन आनंद जी, वो तो ये कह रहे हैं कि जीत जो उनकी हुई है लोकसभा चुनाव में, वो और बड़ी होती। चुनाव आयोग पर को तब भी क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये तो 37 हैं, ये तो 50 सीटें होती हमारी। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी का एक पुराना नारा है, जीत गए तो हम और हार गए तो ईवीएम। यानी जहां जीत जाएंगे कहेंगे अखिलेश जी बड़े अच्छे नेता है, बहुत लोकप्रियता है, और जहां हार जाएंगे तो कहेंगे नहीं नहीं, सारा सिस्टम बिका हुआ था जी, चुनाव आयोग बिक गया था जी, सब बर्बाद हो गया था, कुछ नहीं है, लोकतंत्र है ही नहीं देश में। इस तरह की बातें करेंगे। और यही वजह है कि जनता जब टेलीविजन चैनल पे ऐसे बयानों को सुनती है, इनके प्रवक्ताओं के इस तरह के दलीलों को सुनती है, तो और क्रोध में अगली बार इनको और सबक सिखाने के लिए वोटिंग करते। और अगर ये नहीं सुधरे, इस तरह की बातों को इन्होंने बंद नहीं किया, ठीक है, आप देश की संस्थाओं पे सवाल उठा रहे हैं, आप चुनाव आयोग को नहीं मानते, आप कोर्ट के फैसलों पर सवाल उठाते हैं, आप देश की सेनाओं पे सवाल उठाते हैं, आप देश की संसद पे सवाल उठाते हैं। प्रियंका गुप्ता जी हमारे बीच में है, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन, और कांग्रेस इस बयान का समर्थन कर रही है जो चुनाव आयोग को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया गया है। प्रियंका जी, देखिए, अभी 13वीं की बात कर रहे थे, तो बीजेपी के प्रवक्ता को मैं कहना चाहूंगी, कुंभ में जितने लोगों की 13वीं हुई है, कम से कम उतना ही बता दें, कोई जितने श्रद्धालुओं की 13वीं करवा चुके हैं ये। खैर, अब ये बात आती है कि चुनाव आयोग पर। चुनाव आयोग पर तो पहले तो बड़ी बड़ी डायरियां लिखी जाती थी। इनको याद नहीं हुआ कि इनके ही नेता लिखा करते थे, पूरी पूरी खर्रे वो छपवाया करते थे कि भैया हम तो ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते हैं, ईवीएम को लेकर बड़े इनके विरोध रहते थे। अब खैर इनको प्यार हो गया ईवीएम से। खैर जाने दीजिए।
अगर आप 2024 के लोकसभा चुनाव की बात कर रही हैं तो मैं आपको बता देना चाह रही हूँ कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने जो है पूरी तरीके से उसको जो है कटघरे में खड़ा किया था। कहा था कि ये वोट परसेंटेज क्यों 2 दिन में लगातार बढ़ रहा है, एक चरण से दूसरे चरण में वोट परसेंटेज बढ़ जा रहा था। और वही चीज आपको हरियाणा इलेक्शन में भी देखने को मिली कि जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा उसको लेकर हम कोर्ट में गए, कोर्ट से आदेश आया कि आप जो है वीवीपैट और जितनी भी जो आपकी ईवीएम है उसका मिलान करा दीजिए। अब इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है कि हम इलेक्ट्रॉनिक डाटा नहीं देंगे। एक बिल पर आके पास कर दिया गया कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डाटा नहीं दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक डाटा के तहत आप देखिए किस तरह से चंडीगढ़ में जो कुछ भी हुआ पूरे देश ने देखा कि चंडीगढ़ में किस तरह से जो मसीह थे उन्होंने पूरी तरीके से वहां भ्रष्टाचार किया। और वो अगर इलेक्ट्रॉनिक वहां पर एविडेंस नहीं होता तो वो कभी पकड़ा नहीं जाता। तो एविडेंस देने के लिए ही चुनाव आयोग ने मना कर दिया। अब चुनाव आयोग करता क्या, घटिया शायरियां सुनाता है और चला जाता है। अब चुनाव आयोग की जो नियुक्ति है वो भी भारतीय जनता पार्टी करती है, भारतीय जनता पार्टी के लीडर करते हैं। उसमें देखिए आप किस तरह से सीजेआई चंद्रचूड़ जी की मतलब जो चीफ जस्टिस है उनकी भूमिका होती थी वो भी खत्म कर दी गई। ठीक है आनंद जी, जवाब एक तरीके फिर से अशोक जी का रुख करूंगी। जवाब सुन लेते हैं प्रियंका जी। अरे भाई आपको जब विश्वास दो लोगों ने सिलसिलेवार आरोप लगाया, अब एक बार जवाब सुन लेते हैं। बोलिए आनंद जी। देखिए 2004 में 2004 से 14 तक जो कांग्रेस पार्टी की 2 बार सरकार रही यूपीए की वो भी ईवीएम से ही आई थी। उत्तर प्रदेश में मायावती जी की सरकार, सुन लीजिए बीच में मत बोलिए, मायावती जी की सरकार और अखिलेश यादव जी की सरकार की ईवीएम से ही आई थी। हम पूछ रहे हैं कि ये वोट परसेंटेज कैसे बढ़ जाता है। तेलंगाना में सरकार भी ईवीएम से ही है, हिमाचल प्रदेश में सरकार भी ईवीएम से ही है, पंजाब में आपकी सरकार भी ईवीएम से ही है। हाँ ये जरूर है कि आप हिमाचल में वादा करके आते हैं, चुनाव में 70 लाख आप तनख्वाह नहीं दे पाते हैं, आप कहते हैं 100 रुपया दूध खरीदेंगे, आप खरीद नहीं पाते हैं, आप कहते हैं 60,000 लोगों का जो है वोट पड़ जाता है, आप तनख्वाह नहीं दे पाते हैं, आप बिजली नहीं दे पाते हैं, आप झूठ बोलते हैं, किसान को फसल का दाम आप क्या दे रहे हैं, जनता जानती है के लोग बलात्कार करने लगे, समाजवादी पार्टी के लोग धक्का डालने लगे, समाजवादी पार्टी के लोग गुंडागर्दी करने लगे, चाहे वो भदोही में हो, चाहे अयोध्या में हो, चाहे कन्नौज में हो, इसीलिए जनता आपको हरा रही है। और अब ये मान लीजिए कि चेहरे पे धूल है, 2 करोड़ रोजगार ना है, स्मार्ट सिटी किसी पर बोलने के लायक बचे, किसानों की फसल का दाम कितना करे, हिमाचल प्रदेश में नौकरी दी, हिमाचल प्रदेश में नौकरी दी, दूध खरीदा, गोबर खरीदा, भुगतान किया। आप छोड़िए तेलंगाना में एक वादा बताइए जो कांग्रेस पार्टी ने पूरा किया। आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए। अशोक यादव जी एक सेकंड ठीक है, एक सेकंड प्रियंका जी और आनंद जी प्रियंका जी आप दोनों शांत हो जाइए। अशोक यादव जी इस बात का जवाब दीजिए कि अब मिल्कीपुर चुनाव को लेकर भी बयानबाजी शुरू हो गई है। 65% मतदान हुआ है। जिस दिन मतदान हुआ उस दिन तो आप लोग बहुत कॉन्फिडेंटली कह रहे थे कि अगेंस्ट में वोट पड़ा है, जनता संदेश देना चाहती है, लेकिन अब अचानक से आप लोगों ने चुनाव आयोग को घेरना शुरू कर दिया। देखिए आस्था जी, किसी संस्था की साख ही उसकी आत्मा होती है। अगर किसी संस्था की क्रेडिबिलिटी दिन पर दिन डाउन होते होते खत्म हो जाए मतलब वो संस्था मर गई। आप ये बताइए कभी इस देश में ऐसा हुआ था कि किसी देश का प्रधानमंत्री और उनके बड़े नेता इतनी मतलब घटिया भाषा का इस्तेमाल करें और चुनाव आयोग नोटिस किसको दे रहा है? भाजपा को। नेता को नोटिस नहीं इशू करने की हिम्मत है चुनाव आयोग की, भाजपा को नोटिस इशू कर रहा है। आप हम 2022 के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पार्टी कार्यालय से दर्जनों एफिडेविट दिया चुनाव आयोग को, आज तक उसका कोई निदान नहीं हुआ, कोई उस पर संज्ञान नहीं लिया गया चुनाव आयोग का। आप संस्थाओं की जब क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है मतलब चुनाव आयोग तो खत्म हो गया आस्था जी। दूसरी बात इन्होंने कहा कि सवाल उठा रहे हैं। अरे भैया हम तो सवाल उठा रहे हैं, आप लोगों ने तो चुनाव आयोग समेत देश के तमाम संवैधानिक संस्थाओं को क्रश कर दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा काम किया था आस्था जी कि चुनाव आयोग को मीरोपेनम एंटीबायोटिक दिया था अभी साल भर पहले, और उसने इलेक्शन कमीशन के सिलेक्शन पैनल में सुप्रीम कोर्ट और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ अपोजिशन को डाला था। लेकिन जो एंटीबायोटिक सुप्रीम कोर्ट ने दिया उस एंटीबायोटिक को भी मोदी सरकार ने बेअसर करके फिर चुनाव आयोग को वेंटिलेटर पर डाल दिया। तो आप
कोई ऐसा कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि किसी संवैधानिक संस्था को वेंटिलेटर से हटाने का कोई मौका देंगे। जनता देखिए एकदम ऊब चुकी है। आप संस्थाओं को वेंटिलेटर पे डालेंगे, बहुत जल्द 2027 में आपकी भाजपा की सरकार वेंटिलेटर पे जाने वाली है और 2000 इसके बाद मोदी सरकार वेंटिलेटर पे चली जाएगी। जनता से बढ़कर नहीं कोई होता है। आनंद दुबे जी बोलिए। देखिए, जिनको जनता ने सांस लेने लायक नहीं छोड़ा है वो दूसरों के लिए काम ना कर रहे हैं कि वो वेंटिलेटर पे चले जाएं। अरे भैया, पहले तो अपने आईसीयू से बाहर निकलिए, पहले घर से बाहर निकलिए, देखिए जनता आपके स्वागत करने के लिए कैसे तैयार है और हर चुनाव में इसीलिए आपको हरा रही है। लेकिन आप मुझे एक चीज बता दीजिए, वह कौन सा लोकतंत्र है, वह कौन सा बढ़िया माहौल था, कौन सी ऐसी काबिलियत थी कि डिंपल यादव जी कन्नौज से निर्विरोध जीत गई? बताइए आप मुझे, कैसे निर्विरोध जीत गई थी वो? और आपकी सरकार थी 2012 में, तब चुनाव आयोग ठीक था? एक एक परिवार के 30-30, 35-35, 40-40 लोग अलग अलग संस्थाओं के अध्यक्ष होते थे। कोई लोकसभा में पहुंच रहा है, कोई विधानसभा में पहुंच रहा है, कोई मंत्री बन रहा है, कोई ब्लॉक प्रमुख बन रहा है। अब सवाल उठा रहे हैं आप लोग, तो इन सब तथ्यों का भी जवाब देना होगा, इन सब तथ्यों का भी जवाब देना होगा। अशोक जी और उसके बाद प्रियंका जी, बोलिए अशोक जी। आस्था जी इन्होंने डिंपल यादव जी के ऊपर सवाल खड़ा किया, कैसे चुनाव जीत गई। आपको इसी लोकसभा चुनाव में गुजरात में कैसे हुआ कि भाजपा का कांग्रेस का प्रत्याशी ने पर्चा वापस करके इनको सपोर्ट कर देता है। इतना बढ़िया चुनाव आयोग है इनका। इसके अलावा जो मैंने कई काम गिनाए चुनाव आयोग की, जो कार्यकुशलता को लेकर के, उस पे इनके पास कोई जवाब नहीं। मैंने गिनाया ना कि मोदी सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था, उस आदेश को क्यों पलटा? सिर्फ एक वजह था, चुनाव आयोग को फिर से वेंटिलेटर पे डालने के लिए। आपने कहा तमाम लोग हमारे पार्टी के जो सिलेक्ट हुए। आप ये बताइए, आपके ही सरकार में हमारे लोगों ने लोकसभा चुनाव जीता, जिसको आप परिवार की बात करते हैं, परिवार के लोगों ने भी जीता। और इस सरकार में आपकी फिर इस सरकार में जो लोकसभा चुनाव में 37 सीटें हमने जीती। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, ये 37 का आंकड़ा 50 के पार जा रहा था। आनंद जी, इसको आप फर्रुखाबाद जो बेमानी आपने किया था ना, वोट काटने वाला, नाम काटने वाला, इसी तरह से अन्य सीटों पर आपने बेमानी किया था। उस बेमानी का जवाब जनता देगी आपको, बहुत जल्द जनता देगी। आनंद जी 10 सेकंड आपका जवाब, फिर प्रियंका जी का रुख करेंगे। आस्था जी, ये वो लोग हैं कि एक दिन पेपर देने गए, चीटिंग कर ली, किसी तरह से पास हो गए, दूसरे दिन गए और फेल हो गए। कहे क्या, मास्टर साहब ना कल सफेद शर्ट पहन के आए थे इसलिए पास हो गए, आज लाल वाली पहन के आ गए इसलिए अपशकुन हो गया था। ये उस तरह के लोग हैं। ये कह रहे संस्थाओं पर से हमें विश्वास नहीं है। आने वाले समय में ये लोग कहेंगे कि जनता पर हमें विश्वास नहीं है। तो आप क्या जनता भंग करके नई जनता चुनेंगे या कहीं बाहर की जनता लाके चुनाव कराएंगे? जनता भी यहीं की रहेगी, संस्थाएं भी यहीं की रहेंगी और व्यवस्था भी। विश्वास आप पर लोगों का घट गया है, उस विश्वास को ठीक करने की कोशिश करिए, जनता प्रियंका जीतने की कोशिश करिए। सवाल उठाने से कुछ हासिल नहीं होगा। आनंद जी देखिए, सवाल पूछो, चुनाव आयोग से दर्द आनंद जी को होता है। अब इतना दर्द होता है कि कह रहे सवाल ही ना पूछिए आप हमसे। अब लोकतंत्र सवाल तो आपसे पूछेंगे कि भैया 70 लाख वोटर कैसे बढ़ गया 5 से 6 महीने में? जवाब नहीं है आपके पास, दे दीजिए जवाब। अब हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट से जवाब मांगेंगे, तब दे दीजिएगा। वैसे भी महाराष्ट्र में कैसे सरकार चलाई आपने, वो तो पूरा देश जानता है। कैसे कैसे आप लोगों को खरीदते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं, किस तरह से विधायकों को, वो पूरा देश जानता है। संस्थाओं का दुरुपयोग आप सिर्फ दूसरों पर नहीं करते बल्कि अपनी पार्टी के लोगों पे भी करते हैं, ये भी पूरा देश जानता है। और इसीलिए आपको 24 के चुनाव में मुंह की खानी पड़ी। धांधली करके आप जीत तो गए, लेकिन हकीकत ये है कि जनता आपको पूरी तरीके से समझ चुकी है और आज पूरी तरीके से रोजगार मांग रही है। वो रोजगार आपके पास है नहीं और इसी बेसिस पे आप हर जगह धांधली करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। धांधली इस तरीके से होती है कि 70 लाख वोटर बढ़ जाते पर उस पर जवाब नहीं आता। हम कह रहे हैं कि हमें दे दीजिए डाटा, हमें लोकसभा चुनाव का जो जितने भी वोटर्स हैं और विधानसभा के वोटर्स की लिस्ट दे दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप पारदर्शी प्रक्रिया में हैं और एक लोकतंत्र जो विश्व की लोकतंत्र, तो उसका जवाब दीजिए। हम सवाल पूछ रहे हैं, आप हमें जवाब दे दिए। चलिए जवाब दीजिए आनंद जी। नहीं, आप सवाल ना पूछिए। नहीं पूछा जाएगा, जो सवाल पूछा है उसका जवाब सुनते। बोलिए आनंद जी। कौन वो बात कर रहे हैं संस्थाओं की, जिन्होंने संस्थाओं को गुलाम बना लिया, जिन्होंने अपने कालखंड में
किसी अब भी ये नहीं संस्था आपके पास को नहीं करने गुलाम दिया। बना दिया। अरे संस्थाओं को गुलाम आपने बना रखा है। बेशर्मी की हद होती है कि जवाब नहीं है तो संस्थाओं को गुलाम हमने बना रखा है। जिन्होंने संस्थाओं को रोक के देश में इमरजेंसी लगा दी, जिन्होंने इस देश को जेल खाना बना दिया, अखबारों तक की हेडलाइन अखबारों तक की हेडलाइन कांग्रेस को पहले से फाइनल होती थी। वो वो हथकड़ियां लगा के आ रहे हो। 90 बार देश में चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया। वो बात नहीं लोकतंत्र क्या बना दिया आपने देश से। 104 लोग जो वापस आए हैं हथकड़ियां कायम कर रहे हैं। इनके पार्टी के नेता आज भी नेशनल हेराल्ड केस में जमानत में बाहर घूम रहे हैं। वो बात कर रहे हैं संस्थाओं की, वो बात कर रहे हैं लोकतंत्र, वो बात कर रहे हैं चुनाव आयोग की, जिन्होंने सब सारी संस्थाओं को अपने पैरों में रोकने का काम किया। वो यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। फॉरवर्ड्स की लिस्ट में 10 शक्तिशाली देशों में हमारा नाम नहीं है। शर्म नहीं आती नहीं, आपके समय में इस देश को सोना गिरवी रखना पड़ा। रुपए का 2-2 बार ऑक्सीजन हुआ। से लेके सोनिया तक। एक सेकेंड, नहीं आपसी वाद विवाद में नहीं, आपसी वाद विवाद में नहीं, तथ्य दोनों ही पक्षों की तरफ से रखे जा रहे हैं। एक सेकेंड, प्रियंका जी, आनंद दुबे जी, हाँ, 1 मिनट रुकिए। अशोक जी जवाब दीजिए। देखिए आस्था जी, इन्होंने देश की संवैधानिक संस्थाओं का भी, प्रियंका जी ने कहा, देश की संवैधानिक संस्थाओं की तो साख इन्होंने मिट्टी में मिलाई, लेकिन हमारे देश की भी लाज इन्होंने मिट्टी में मिला दी। हमारे देश की जो साख थी, जो क्रेडिबिलिटी थी, उसको पूरे विश्व के सामने, जिस तरह से अमेरिका ने हमारे देशवासियों के साथ हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी, कमर में चैन, क्या तरीका है यार। कोलंबिया जैसा छोटा सा देश, 5 करोड़ का देश, वो अड़ गया ट्रंप के सामने कि हमारे नागरिकों की हिम्मत नहीं है कि आप एयरफोर्स के जहाज से भेजेंगे, हम खुद मंगाएंगे। ये होती है साख ऑफ क्रेडिबिलिटी। भारत इतना बड़ा देश, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, नतमस्तक हो गए मोदी जी 56 इंच का सीना लेकर के। उनका सीना 56 इंच का है कि 36 इंच का है कि जो ट्रंप के सामने नतमस्तक हो गए। हमारे देश के नागरिकों को हथकड़ी बेड़ी में जकड़ करके एक टॉयलेट उस जहाज में 104 लोग, बताइए कितनी निर्दयता की गई। उन्होंने गलती किया था, लेकिन सरकार की जवाबदेही वहां सुनिश्चित होनी चाहिए थी। सरकार को दिखाना चाहिए था कि हमारे लोगों ने गलती किया, जहाज भेज के मंगाते। देश के लोगों का मान सम्मान खोया है मोदी सरकार ने, न सिर्फ देश का सम्मान। आप कर रहे थे कि जनता का। अशोक जी, आप विषय को कहां से कहां ले जा रहे हैं? इस पर आज खुद विदेश मंत्री ने पार्लियामेंट के अंदर बयान भी दिया है और फैक्ट्स रखे हैं उन्होंने कि ये तो साल दर साल हर एक प्रैक्टिस है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं या इलीगली जो लोग रह रहे होते हैं उनको भेजा जाता है, और वो पूरा डेटा भी है। मुझे लगता है 2008-9 या शायद उससे पहले से भी डेटा है कि हर साल कब कितने नागरिक वहां से भेजे जाते हैं। आनंद दुबे जी, देखिए यही दिक्कत है ना, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, ये सिर्फ झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, अफवाह फैलाना, यही काम करता है। चाहे ओबामा रहे हो, चाहे बुश रहे हो, चाहे ट्रंप रहे हो, चाहे बाइडेन रहे हो, ये एक प्रक्रिया है। और ये प्रक्रिया तब भी हुई है जब कांग्रेस की सरकार रही है। हथकड़ी लगा के नहीं हुई है, हथकड़ी लगा के कभी नहीं हुई है। इस तरह से, इस तरह कभी नहीं हुआ। कभी हुआ हो तो बताइए। हथकड़ी लगा के कभी नहीं हुआ। गलत तस्वीरों को रिट्वीट करने का काम, गलत तस्वीरों को सर्कुलेट करने का काम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की पार्टी कर रही है। हथकड़ी लगा के कभी हुआ हो तो बताइए आनंद जी। हथकड़ी लगा के हमारे देशवासियों को कभी लगा हो तो बताइए। है कोई वीडियो आपके पास? है कोई साक्ष्य आपके पास? कोई साक्ष्य नहीं है। आप लोग झूठ पर झूठ बोलते हैं। कोरोना में झूठ बातें कर रहे थे। आप वही लोग हैं ना, आप लोग कुंभ के विषय में झूठ बोलते रहे। आज कब की पॉलिटिक्स से बाहर निकलेंगे आप लोग? कुंभ में जो मारे गए श्रद्धालुओं की लाशों की गिनती बता दो भैया। निवेदन आपसे है, मारे गए श्रद्धालुओं की सूची जारी कर दो आप लोग। निवेदन है, सनातन के हत्यारी योगी सरकार कम से कम जो मृतक सनातनी हमारे, उनकी लाशों की गिनती तो बता दो, उनकी सूची तो दे दो आप। ठीक है, मैं आप सबको रोकना चाहूंगी। आप लोग विषय को इधर से उधर लेकर के जा रहे हैं, मैं आपको रोकना चाहूंगी। और इस बीच हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। मैट्रीज के डायरेक्टर हैं मनोज कुमार सिंह जी। मनोज जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड पर। और मैट्रीज वो एजेंसी है जो कि तमाम ओपिनियन पोल्स और एग्जिट पोल्स कंडक्ट करती है।
अब चूंकि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड चैनल पर इस वक्त आप लाइव हैं मनोज जी, तो यहां पर मिल्कीपुर में उपचुनाव हुआ है और सभी समझते हैं कि मिल्कीपुर कितना जरूरी है भाजपा के लिए भी और कितना जरूरी है सपा के लिए भी, क्योंकि दोनों अपने अपने राजनीतिक संदेश उससे देना चाहते हैं। लेकिन यहां पर जो वोटिंग हुई है 65%, एक्चुअल में जब विधानसभा चुनाव हुए थे उससे भी ज्यादा यहां पर वोटिंग हुई। और जो उसके बाद का डेटा सामने आता है ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल के रूप में, और विपक्ष उसको लेकर के हमला करता है, तो आप इसको समझाइए कि दरअसल किस आधार पर इस सर्वे को कंडक्ट किया गया, कितना सैंपल साइज रखा गया, क्या कोई साइंटिफिक मेथड का भी इस्तेमाल किया गया, वेरिफिकेशन अगेन वेरिफिकेशन, किस तरह से आप बताएंगे कि ये जो डेटा आप लोग कंडक्ट करते हैं पूरा सर्वे, उसके बाद इसकी ऑथेंटिसिटी को लेकर सवाल खड़े करती है वो पार्टी जिसको लगता है कि नतीजा हमारे जैसा नहीं आएगा। देखिए, सवाल तो हमेशा होगा, इलेक्शन कमीशन के ऊपर होगा, हमारे ऊपर होगा, आपके ऊपर होगा, चैनल के ऊपर होगा। ये सवाल से तो कभी डरना भी नहीं चाहिए। और पॉलिटिकल पार्टियां हैं तो सवाल हमसे नहीं करेंगी तो करेंगी किनसे? चाहे उनको नाराजगी मुझसे ही होगी, आपसे हो सकती है या इलेक्शन कमीशन से होगी, तो नाराजगी का कोई ऐसा बहुत ज्यादा गंभीरता पूर्वक लेकर नहीं चलना चाहिए, जवाब देना चाहिए। मैं उस जवाब को देने के लिए तैयार हूं। कुंदरकी में भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को लग रहा था, क्योंकि वहां पे इतना बड़ा वो वर्ग था जो उनके साथ वोटर के रूप में था। लेकिन आप जहां तक योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उन्होंने अपने पार्टी से हटकर एक वोट बैंक को वह उत्तर प्रदेश में बनाया है जो उनके साथ जुड़ा हुआ है, और उसके जुड़ने का पीछे का कारण है उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को दिया है। यहाँ पे बिजली, पानी, सड़क लोग महसूस कर रहे हैं, एक सुशासन के रूप में सरकार के कार्यों को देख रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि हमारी शिकायतें दूर हो रही हैं। ठीक है, और इसी आधार पर मिल्कीपुर के मैदान में बीजेपी उतरी थी और उसने एक नया चेहरा बतौर कैंडिडेट आगे किया था। बहरहाल वक्त का तकाजा है। मनोज जी, आप काफी देरी से हमारे साथ जुड़े हैं, आगे भी हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आप सभी पैनलिस्ट का धन्यवाद। तो समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि चुनाव आयोग मर गया है और उस बयान पर कांग्रेस ने भी समर्थन किया, लेकिन बीजेपी ने तीखे पलटवार किए और कहा कि पहले ही हार मान चुकी है पार्टी और जीतने पर खुशी और हारने पर ये लोग आरोप लगाते हैं, ये इनकी पुरानी आदत है। बहरहाल नतीजों में अभी समय बाकी है, 8 तारीख जब जनता ने जो तय किया है वो नतीजा सबके सामने आ जाएगा। महाबैस में इतना ही, खबरें जारी हैं, अब बने रहिए हमारे साथ।